फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में बात करूंगी क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, जो कि एक बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। वैसे पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोनिंग वेक्टर उस इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बात करेंगे। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? देखो, क्लोनिंग वेक्टर जानने से पहले, क्लोनिंग मतलब तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि एलियन डीएनए को लेना एंड प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के साथ जोड़ना कहलाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्लोनिंग। ठीक, तो क्लोनिंग के लिए जो बैक्टीरियोफेज और जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनका यूज करा जाता है। ऐसा क्यों यूज करा जाता है? बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड्स का यूज इसलिए करा जाता है क्योंकि इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये एक सेल से काफ़ी सारे सेल्स बना सके, जितने भी हमें चाहिए, 100, 150, 1000 या 2000, जितनी भी हमारा रिक्वायरमेंट हो उतने उस हिसाब से बना सकता है। सबके अलग अलग एफिशिएंसी होती है। ये नहीं कि एक जो है वही 20 बना दे, 30 बना दे, जितने हमें चाहिए, नहीं। सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्लाज्मिड्स वगैरह जो होते हैं अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग इनका रेट होता है बनाने का। ठीक, अब हमें जैसे बनाना है, एक सेल से हमें चाहिए 100 सेल्स, 100 सेल्स। ठीक, तो हम एक प्लाज्मिड से हमें चाहिए 100 सेल्स कह सकते हैं। ठीक, तो एक प्लाज्मिड ऐसा हम चूज करेंगे जो इसके पास ये कैपेबिलिटी होगी कि वो 100 सेल्स बना सके, 100 प्लाज्मिड्स अपने जैसे 100 बना सके। ठीक, तो हम उस प्लाज्मिड को लेंगे, उसमें फॉरेन डीएनए जिसका हमें चाहिए होगा, कि जिसका ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा ना, जो रिक्वायर्ड होगा, वो इसके साथ अटैच करेंगे और ये जैसे 100 कॉपीज़ बनाता होगा वैसे 100 कॉपीज़ बन जाएगा और हर कॉपी में ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बन जाएगा जो हमें रिक्वायर होगा। ठीक, तो उसके लिए बैक्टीरियोफेज में प्लाज्मिड को चूज़ करते हैं क्योंकि ये इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये केवल इनका एक सेल काफ़ी सारे सेल्स को बना सके। तो अब बात करते हैं फीचर्स की, जो कि क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स होते हैं। जो ऐसे फीचर्स जो इनके फीचर्स होते हैं वो ऐसे प्लाज्मिड्स को या बैक्टीरियोफेज को, उनमें वो फीचर्स होने चाहिए जो कि उसको बनाता है, क्लोनिंग के लिए तैयार करता है। वो फीचर्स की बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जो एक वेक्टर को क्लोन करने के लिए बनाता है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये होना ज़रूरी है हमेशा, वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है, सेलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट्स होना ज़रूरी है। ठीक, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की हम लोग बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन हमें पता है बहुत अच्छे से क्या होता है, और ऐसा पॉइंट जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो उसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक, ऐसा सीक्वेंस, इट इज़ अ सीक्वेंस from where replication starts या replication begins, replication starts। ठीक, कोई भी ऐसा डीएनए का पीस, कोई भी ऐसा फ्रेगमेंट एलियन डीएनए का सेगमेंट आकर के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से अटैच हो जाए अगर, तो वो ये रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एनी पीस ऑफ डीएनए, एनी piece of DNA that gets attached to origin of replication, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ORI बोलते हैं, अटैच origin of replication starts replicating। ठीक, ये हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब वेक्टर में सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर होना बहुत ज़रूरी है। सेलेक्टेबल मार्कर नहीं होगा तो वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अब सेलेक्टेबल मार्कर की बात करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर, अब सिलेक्टेबल मार्कर नाम से ही हमें लग रहा है ऐसा कि कुछ सेलेक्ट ही करने के काम आता होगा। तो क्या सेलेक्ट करता है? ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स
एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब ये ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होता क्या है? देखो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स वो होते हैं जो, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स वो होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? देखो, जो हमारा प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज होता है उसमें एलियन डीएनए जब आके अटैच हो जाता है तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब ऐसे ट्रांसफॉर्मेंट्स, ऐसी चीज जो कि जिसके पास ये प्रॉपर्टी हो, ये एबिलिटी हो कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेंट्स। एंड जो नहीं कर सकता वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब जो कर ही नहीं सकता, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जो होते हैं, अब वो किसी काम के ही नहीं होंगे, फिर कर ही नहीं पाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में पार्ट ही नहीं ले पाएंगे, तो उनका क्या काम? तो ऐसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जो होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर उनको आइडेंटिफाई करता है एंड एलिमिनेट करता है। ठीक। और जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं इनको आइडेंटिफाई करके उनको ग्रोथ कर देता है, उनकी ग्रोथ कर देता है, उनके ग्रोथ कर देता है। और उनकी ग्रोथ कह सकते हैं कि उनकी ग्रोथ को जनरेट कर देता है या उनको हेल्प करता है ग्रोइंग के लिए। ठीक। तो ये हो गए ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स में सेलेक्टेबल मार्कर डिफरेंस बताता है। अब देखो, ऐसा जीन जो कि, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट गिवन है बुक में, मैं बताती हूँ, सेलेक्टेबल मार्कर में ही है कि ऐसा जीन जो कि, देखो, एम्पिसिलिन क्लोरामफेनिकोल टेट्रासाइक्लिन एंड केनामाइसिन, स्पेलिंग एक बार इनकी देख लेना, टेट्रासाइक्लिन एंड केनामाइसिन, ये सारी क्या है? एंटीबायोटिक्स। ऐसा जीन जो कि इनके अगेंस्ट कोड करे, अगेंस्ट यानी कि इनके रेसिस्टेंस में जो कोड करे, जीन्स दैट कोड्स रेसिस्टेंस टू दीज एंटीबायोटिक, कौन सी? एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड कीनामाइसिन, इनके अगेंस्ट, इनके रेसिस्टेंस में कोड करे ऐसा जीन, वो वर्क करता है सेलेक्टेबल मार्कर में, वर्क्स एज अ सेलेक्टेबल मार्कर इन ई कोलाई, एशरीचिया कोलाई में। ठीक, इन ई कोलाई। ठीक, ऐसा जीन जो कि इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कोड करता है, वो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज होता है ई कोलाई में। यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर पूरा कवर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्लोनिंग साइट्स की। सबसे पहले एक वेक्टर में 2 क्लोनिंग साइट्स होती है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, थर्ड पॉइंट है जो कि फीचर्स में ही है, क्लोनिंग साइट। तो अब बात करते हैं हम लोग क्लोनिंग साइट की देखो, हमेशा ये एज ए एग्जाम्पल हम लोग PBR 322 को लेते हैं। ठीक, तो हमेशा जो भी हम लोग वेक्टर ले, उसमें हमेशा क्या होना चाहिए कि एक ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा एक रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट क्या हो गया? रिकॉग्निशन साइट वहां पे जहाँ पे DNA का सेगमेंट आकर के अटैच होएगा। ठीक, हमेशा एक क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर एक से ज्यादा होगा तो वो जीन क्लोनिंग को इफेक्ट करेगा, यानी कि उसकी वजह से जो जीन क्लोनिंग का प्रोसेस होगा वो इफेक्ट होगा, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा एंड वो खराब करेगा यहाँ पे स्ट्रक्चर को। तो इसलिए हमेशा एक ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। अब देखो, हम लोग प्रोसेस समझते हैं कि क्लोनिंग साइट का क्या होता है, काम क्या होता है। देखो, जैसे कि ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। ठीक, तो हमें एक ऐसा बैक्टीरिया चाहिए, ऐसा DNA चाहिए होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म का DNA चाहिए होगा कि जो इसके अगेंस्ट ही कोड करे। ठीक, जिसका इसके अगेंस्ट ही कोड करे, या इसकी जगह कोई और, हमें कोई एक ही हो, पूरे एक के लिए एक ही के अगेंस्ट कोड करे, या टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो। ठीक, तो हम टेट्रासाइक्लिन ले लेते हैं, ये BAM H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन।
अब फॉरेन पीस ऑफ डीएनए आ करके वो इसके पूरा इसके अगेंस्ट लग गया, ठीक, यहाँ पे आ करके यहाँ पे लगा करके लग गया फॉरेन डीएनए, तो यहाँ पे BAMH1 टेट्रासाइक्लिन हट गया, ठीक, यहाँ पे आ करके फॉरेन डीएनए लग गया ये, ठीक। अब फॉरेन डीएनए लग गया तो BAMH1 टेट्रासाइक्लिन जो था हमारा यहाँ पे लगा हुआ, अब वो तो खत्म हो गया, उसका हट गया, तो अब इस PBr322 में ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट कोड करे। लेकिन फिर भी ये जो PBr322 अभी इस कंडीशन में है तो भी ये हम लोग अलग कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स से, या फिर ट्रांसफॉर्मेंट्स नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स से अलग, या रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन कॉम्बिनेंट्स से हम लोग नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं? क्योंकि अभी इसके पास स्टिल एक एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस है। हम लोग इसी को ही ग्रो करेंगे ऐसे मीडियम में जिसके पास एम्पिसिलिन होगा, ठीक, ऐसा मीडियम लेंगे जिसमें एम्पिसिलिन होगा, ठीक, वहाँ पे ये जो होगा वो करेगा ग्रो। लेकिन फिर उसी के बाद हम लोग इसको टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे उसमें, लेकिन फिर ये ग्रो नहीं होगा। क्यों ग्रो नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि इसका ये साइड खत्म हो गया है, अब इसके पास इसके अगेंस्ट बचा ही नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं बचा, तो यहाँ पे ग्रो ही नहीं होगा, तो यहाँ पे ये ग्रो नहीं होगा। फिर हमें पता चल गया इससे कि हाँ इसके पास अभी एक तो साइड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जो होंगे वो दोनों में ही ग्रो करेंगे। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ग्रोस इन बोथ द मीडियम। लेकिन अगर कोई भी ऐसा वेक्टर जो कि या तो एम्पिसिलिन में ग्रो कर रहा है या टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर रहा है, दोनों में से किसी भी एक में ग्रो कर रहा है, तो वो कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट grows in any one out of two mediums, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्लोनिंग साइट पता चल गया कि एक रिकॉग्निशन साइट होता है, दूसरा आकर के वहाँ पे लग जाए, फॉरेन डीएनए लग जाए तो क्या होगा, एंड जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो दोनों में ग्रो, दोनों में से किसी एक में ग्रो करेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों में ग्रो करेगा। इतनी चीज़ हम लोग को पता चल गई। अब इंसर्शन इन एक्टिवेशन एक चीज़ होती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी। आज की वीडियो को मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड द प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ माइन, एंड ऑफ कोर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे प्रेस करें, एंड शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स। बाय बाय।